गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपी पुलिस का जो लाइट का पोर्शन है, ठीक है, उसी को देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने क्या बताया था? कल प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण में क्या है? दर्पण देखो, दर्पण क्या होता है? मिरर, दर्पण, ठीक है, दर्पण या मिरर, ये क्या होता? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है, किसी खोखले गोले का वह भाग जिससे कोई परावर्तक तल बनता हो, या परावर्तक तल से जहां हमारा कोई इमेज बनती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण हमारे दो तरह के होंगे। एक तो होगा कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कौन होगा? कोनकेव, कोनकेव मिरर, कोनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा कौन होगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। तो जरा अब देखते हैं हम, देखो ये होता हमारा कौन सा? ये, ठीक, ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा? ये होगा अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। क्या? वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पोलिश हो, जिसके उभरे हुए तल पर पोलिश हो, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और जिसके दबे हुए तल पर पोलिश हो, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पोलिश हो, तो ये तो होगा हमारा अवतल दर्पण। और ये कौन सा होगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसके उभरे हुए तल पर पोलिश है, इधर से है, तो ये कौन होगा? हमारा अवतल दर्पण। और ये कौन होगा? दबे हुए तल में पोलिश है, ये होगा हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो, परावर्तक तल दबा उभरा हुआ हो, ठीक है, परावर्तक तल उभरा हुआ हो, अवतल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक तल क्या हो? दबा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब इससे दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो बहुत आसान तरीके से याद होंगी, ठीक है। जरा देखते हैं हम कौन कौन सी डेफिनेशन है। कोई अगर हमसे पूछने लगे एक एक, देखो ये जो है बिल्कुल एकदम नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से याद होगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से। देखो मैं एक छोटा सा पार्ट लेकर चलता हूँ, मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। अगर कोई पूछने लगे कि हमसे ध्रुव क्या होता है, ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु हमारा कौन होगा? ध्रुव होगा। और ध्रुव क्या? पी से डिनोट करते हैं, पी मतलब पोल, ध्रुव मतलब पोल, ठीक है। अब किसी दर्पण का केंद्र पूछने लगे, या फिर हमसे कहे वक्रता केंद्र क्या होता, तो किसी दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? जैसे हम किसी गोले का केंद्र लेकर चलते हैं या वृत्त का केंद्र लेकर चलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? गोले का केंद्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ किसका? दर्पण का केंद्र या गोलीय दर्पण का केंद्र। तो किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। जैसे मान लो हम इसे यहां से यहां तक ऐसे मिला दे लाकर, ठीक है, इसे यहां से यहां तक मिला दे, तो इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, इसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, या COC बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक। अब क्या होगा? इनमें हमें फोकस, मुख्य फोकस बताना, तो वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ठीक, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वो हमारा कौन होगा? मुख्य फोकस होगा, मुख्य फोकस। अब ध्रुव से और मुख्य फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं हम, या फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी या फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी कि दर्पण क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मेरा? दर्पण का द्वारक। अगर मैं पढ़ने लगूं दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक क्या होगा? देखो जैसे हम इसमें देखते हैं व्यास, ठीक है, किसी गोले के केंद्र का जो व्यास होता, ये किसी गोले का व्यास जो होता वो हमारा कौन होता? व्यास होगा।
ठीक, यानी त्रिज्या का दोगुना कौन होगा, व्यास होगा। ठीक, अब मुझे यहां बात करनी है दर्पण के द्वारक की। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण के व्यास को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक या एपरेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहां से बात करेंगे किसकी, कि एक गोलीय दर्पण में इमेज यानी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इमेज या प्रतिबिंब की हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में, तो जरा देखो कैसे है। देखो इमेज क्या होता है, किसी वस्तु की बनी हुई परछाई, किसी वस्तु की बनी हुई परछाई हमारी क्या होती है, इमेज होती है, या फिर हम उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इमेज जो है हमारी दो तरह की होंगी। इमेज कितनी होगी, दो तरह की। जैसे पहली इमेज कौन होगी हमारी, वास्तविक होगी। ठीक है, वास्तविक इमेज। और दूसरी कौन होगी, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और इसे बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। और दूसरा कौन होगा हमारा, आभासी या अवास्तविक, आभासी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। और ये कैसी होगी हमारी, इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो जरा वर्चुअल इमेज क्या होती है और वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज क्या होती है। देखो जो वास्तव में हमें दिखाई देता, वास्तव में कोई आदमी सामने से जा रहा तो हमें आदमी दिखाई दे रहा, कोई लेडीज जा रही है तो लेडीज ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कैसी है हमारी वास्तविक इमेज होगी। ठीक, जैसा है वैसा का वैसा ही अगर हमें दिखाई दे रहा तो ये हमारी होगी वास्तविक इमेज। और आभासी इमेज क्या है, आभासी इमेज वो होती है या आभासी प्रतिबिंब वो होता है जो हमें वास्तव में जैसा है वैसा नहीं दिख रहा। वास्तविक इमेज को हम पर्दे पे नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है बस इसका, कि कौन सी इमेज को या कौन से प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो केवल आभासी इमेज को या आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, वास्तविक इमेज को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारा कौन होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कौन होगा, जो वास्तव में हमारी आंख के सामने जैसा था वैसा का वैसी बन रहा है। ठीक है, तो वास्तविक होगी। और वास्तविक इमेज पर्दे पर नहीं ली जा सकती, आभासी इमेज पर्दे पर ली जा सकती है। ठीक है, जितनी भी हम कैमरे से फोटो खींचते हैं, बनाते या वीडियो बनाते हैं, वो सारी की सारी कैसी होती है, आभासी होती है, वास्तविक नहीं होती। ठीक है, तो कैमरे से जितनी भी इमेज बन रही है या मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ये पर्दे पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वास्तव में ऐसा है, एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैसी होगी, आभासी होगी। क्लियर। तो जरा नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ, क्या इमेज कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक, कि हमारे जो इमेज है वो किस तरह से हमारी बनेगी। इमेज हमारी जो है 6 तरह से बनेगी। अब इमेज को बनाने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला नियम, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ क्या होगी, मुख्य फोकस होगी, यहाँ वक्रता केंद्र होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाशिक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये हमारी मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष कौन होती है, जिस पर ध्रुव, मुख्य फोकस और क्या वक्रता केंद्र जिस बिंदु पर, जिस लाइन पर मिलते हैं उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस कौन होगी, जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक, पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। तो ये हमारा कौन होगा, पहला नियम, यहां से आई और यहां से टकराकर निकल गई। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि फोकस से आने वाली किरण, ठीक, फोकस से आने वाली किरण यानी आपतित किरण होगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये कौन है मेरा, दूसरा नियम। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपतित किरण होगी। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है मेरा कि
ये है मेरी मुख्य अक्ष। ठीक, तीसरा नियम कहता है कि कोई भी प्रकाशित किरण जो वक्रता केंद्र से आ रही है, जिस बिंदु से आ रही है वक्रता केंद्र से ही वापस चली जा रही है। ठीक है, 3 नियम हो गए। चौथा नियम मेरा कहता है क्या, जो कहीं कहीं बुकों में मिलता, किसी में मिलता है, एनसीईआरटी की बुक में है कहीं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं, सॉरी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ये इंटर की बुक में है, ये कुमार मित्तल में पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, क्या है ये नियम है मेरा कि कोई भी प्रकाशित किरण जिस कोण से आ रही है, दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद, ठीक, जितने कोण से आ रही है उतने ही कोण से वो वापस, ठीक है, दूसरी दिशा में चली जाती है। यहीं से पता लगता है कि कोई भी एंगल आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 नियम है। पहला क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जा रही है। दूसरा नियम मेरा कहता है कि कोई भी प्रकाशित किरण जो फोकस से आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तीसरा नियम मेरा कहता है कि जो प्रकाशित किरण हमारी वक्रता केंद्र से आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। चौथा नियम मेरा कहता है कि कोई भी प्रकाशित किरण, ठीक, दर्पण के ध्रुव से जिस एंगल से टकराएगी, टकराने के बाद उसी एंगल से दूसरी दिशा में चली जाएगी। इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, अब हम 6 इमेज पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी पढ़ेंगे? 6 इमेज पढ़ेंगे। कौन कौन सी है 6 इमेज जो हमारी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 इमेज कौन कौन सी, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में या कांस्टेबल में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन 6 इमेज से पूछे जाते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारी ये है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, कहाँ रखी है वस्तु? अनंत पर रखी होती है। ठीक है, तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर, या मुख्य फोकस पर बनेगा। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो हमेशा याद रखना कि उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टे के साथ कैसा बनता? हमेशा वास्तविक। ठीक है, उल्टा कोमा वास्तविक, वास्तविक। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, ये याद रखना कि वस्तु हमारी इन्फिनिटी पे रखी है, इन्फिनिटी पे रखने के बाद उसका प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटी ही बनेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन मेरी क्या कहती है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है? फोकस पर रखी हुई है। कहाँ रखी है? फोकस पर। फोकस पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? हमारा अनंत पर। कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तव में तो ये प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन हम क्या अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि कोई आदमी जो है हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, फोकस पर खड़ा हुआ है और उसकी जो परछाई है वो हमें कहाँ दिखाई दे रही है? अनंत पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वास्तव में उसका प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए माइंड में सेट कर लेते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बना है। और कैसा? उल्टा वास्तविक बना, उल्टा वास्तविक बना और वस्तु से कैसा? बड़ा ही दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु अगर हमारी कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, और कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? जितनी वस्तु होगी, वस्तु के बराबर। कितना बनेगा?
वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। ठीक है जी, ये कंडीशन भी याद रखना। तीसरी कंडीशन ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यानी वास्तविक और उल्टी बनेगी, और वस्तु के बराबर बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी। ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या होगी? जब वस्तु हमारी कहां रखी होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या फिर हम कहेंगे वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वस्तु हमारी क्या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, फोकस के बीच। ठीक है जी, ये हमारी फोर्थ कंडीशन है कि वस्तु कहां रखी हुई है हमारी? वक्रता केंद्र के पीछे, या फिर हम कहें कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई है, तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता। कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक। और वस्तु का आकार कैसा होगा? इसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन में देखते हैं कि अब फिफ्थ कंडीशन कहती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखो। कहां? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, फोकस के बीच। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनता? वक्रता केंद्र के पीछे कहो, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र के पीछे, या फिर हम कहेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, और छोटा कितना होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक है, कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या बोलती है हमारी? लास्ट कंडीशन कहती है कि जब वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में हो। वस्तु कहां हो? ऑब्जेक्ट हमारा ध्रुव, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, फोकस मतलब ये है मुख्य फोकस। फोकस का मीनिंग क्या? मुख्य फोकस। तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है अवतल दर्पण में, कि वस्तु अगर हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? अब यहां थोड़ा सा बदल जाएगा। अब तक हमने पढ़े उल्टे वास्तविक, यहां बनेगा सीधा और आभासी। ठीक है, सीधा और आभासी। कैसा प्रतिबिंब बना? सीधा और आभासी। ठीक, वस्तु से ठीक 2 गुना बड़ा, वस्तु से 2 गुना बड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कंडीशन है, 6 कंडीशन है, और एक ना एक यूपी कांस्टेबल में पूछी जाएगी, मेरा दावा है, गारंटी से पूछी जाएगी, एक ना एक पूछी जाएगी। पहली कंडीशन क्या थी? वस्तु अनंत पर रखी हुई है, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से छोटा। दूसरी कंडीशन में वस्तु हमारी फोकस पर, मुख्य फोकस पर रखी हुई है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा, उल्टा वास्तविक बनेगा, और वस्तु से कैसा होगा? बड़ा मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर। जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन, वस्तु हमारी अनंत और, ठीक है,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखे, या फिर हम कहें कि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र के पीछे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कैसा? उल्टा वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन में क्या होगा? हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रखी हुई है। ठीक, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक बनेगा, उल्टा वास्तविक, और वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक, लास्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, बहुत बार नोट करा मैं ये, कि वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होता? दर्पण के पीछे बना होता। कैसा बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा, सीधा और आभासी, यानी रियल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल और ये कैसा होगा? रियल और इनवर्टेड, आभासी होगा। ठीक है, वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन हम कह देंगे कि हाँ बनता हुआ दिखाई देता। ठीक है, कैसा होगा? वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा, वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं लेंस दूसरा, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, या तो वस्तु फोकस पर रखी होगी तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब एक बात ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधे और आभासी बनते हैं, सीधे और आभासी बनते हैं, और वस्तु से हमेशा बड़े ही बनते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में 2 ही तरह के प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, कैसे बनेंगे? वस्तु अनंत पर रखी होगी तो कहाँ? फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी? फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर रखी होगी तो फोकस पर बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण पर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा ही बनेगा, हमेशा वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब जरा देखो थोड़ा सा और प्रोग्राम है, और लाइट जो है फिर एंड की तरफ चली जाएगी हमारी। एक फॉर्मूला होता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2f। ठीक, ये r क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, f क्या? फोकस दूरी है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस से 2 गुनी बड़ी होती है, और फोकस हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए डेफिनेशन में कहा था कि मुख्य फोकस या फोकस क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा कि लेंस से संबंधित सूत्र। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होगा? दर्पण का सूत्र, या फिर हम कहेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी। तो क्या होगा मिरर फॉर्मूला या दर्पण का सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखना, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f क्या है? ये फोकस होगी, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। ये क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ये क्या होगा हमारा? इमेज डिस्टेंस। ठीक, ये होगी हमारी फोकस दूरी, ये होगी वस्तु की दूरी, और ये होगी हमारी जो इमेज बन के आएगी उसकी दूरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इनके चिन्ह की। कैसे लेते हैं? जब क्वेश्चन करते हैं तो इनके चिन्ह भी लेने होते हैं हमें। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से कैसे चिन्ह लेंगे हम इसका।
देखो जरा ध्यान से देखना कि कैसे चिन्ह लेंगे। मान लो हम ले रहे हैं अवतल दर्पण, यहाँ क्या लेंगे अवतल दर्पण, और दूसरा लेंगे हम क्या उत्तल दर्पण। ठीक है, एक तरफ लेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक, एफ यू वी, एफ यू वी। ठीक, अब जरा देखो यू दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, यानी वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। वस्तु की दूरी कैसी होगी नेगेटिव होगी। अब जरा देखो मैं अवतल दर्पण बना के दिखाता हूं। यहाँ ये अवतल दर्पण है, ठीक है, फोकस भी इधर है, वक्रता केंद्र भी इधर है। ठीक, तो फोकस कैसी होगी ऋणात्मक, फोकस कैसी होगी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में देखो जरा, उत्तल दर्पण इधर होगा, यानी दबे हुए तल से या परावर्तक तल किधर होगा दबा हुआ तल होगा, फोकस दूरी इस तरफ होगी, तो कैसा होगा ये प्लस का होगा। ठीक, इसमें इमेज की कंडीशन, इमेज देखो इसमें इस तरफ ही इमेज बनेगी। ठीक, यानी फोकस इधर है, वस्तु फोकस पे रखी है तो भी प्रतिबिंब कहाँ अनंत पे, तो अनंत पे इधर ही कहीं बनेगा, तो कैसा होगा प्लस का होगा। ठीक है, और जब वस्तु हमारी इधर कहीं अनंत पे रखी होगी, ठीक है, वस्तु तो हमेशा इधर ही रखी होगी, तो वस्तु इधर ऋणात्मक हो गई, और प्रतिबिंब हमेशा या तो फोकस पे इधर बनेंगे या अनंत पे इधर ही आगे बनेंगे, तो कैसा होगा ये धनात्मक होगा। कैसा होगा धनात्मक। अब इसमें प्रतिबिंब की कंडीशन है, बस फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु ना रखी हो, बाकी कहीं भी वस्तु रखी हो। ठीक है, अगर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हमारी रखी होगी तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा कहीं। ठीक है, और इस तरफ प्रतिबिंब बनते ही कैसा होगा धनात्मक, अदरवाइज सारी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होगा ऋणात्मक। ठीक है, और सारी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होगा ऋणात्मक, केवल एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब धनात्मक होगा, यानी इमेज कैसी होगी उसकी एक कंडीशन में पॉजिटिव होगी। कब, जब हमारे ऑब्जेक्ट किसके पोल और फोकस के, पोल और फोकस के किसमें हो बीच में हो, या सेंटर पे रखी हो, इन दोनों के सेंटर में कहीं रखी हो या आसपास कहीं रखी हो। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे चिन्ह होंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। मेन चीज होती है इन चिन्हों का लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा मेन चीज है ये, ध्यान में रखते हुए कंडीशन में बता दी, केवल एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में चेंज होगा, और वो कौन सी कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, उस कंडीशन में इसे धनात्मक लेके चलना इमेज को, बाकी सब कंडीशन में इसे कैसे लेके चलना ऋणात्मक। ठीक, और एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब इसमें कैसा बनेगा आभासी और सीधा बनेगा, कौन सी कंडीशन में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होगी, बाकी सब कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा उल्टा और वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक, रियल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, रेखीय आवर्धन और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, या फिर हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक है जी, तो जरा देखो क्या इसे m से तो डिनोट किया जाता है, m से डिनोट किया जाता। ठीक, हमेशा v/u लेके चलते हैं। ठीक, और यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाओ, तो क्या है डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी, डेफिनेशन कहती है कि किसी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, किसी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को, किसी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को हम क्या बोलते हैं रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसे m से डिनोट किया जाता है, m से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि लीनियर मैग्निफिकेशन या
रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक होता या नहीं होता? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन दे देता हूं। मान लो ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर रेखीय आवर्धन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 या y2 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन, या फिर क्या बोलते हैं? हम रेखीय आवर्धन बोलते हैं, ठीक। अब एक कंडीशन बनती है कि जब मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाती हैं, यानी H2/H1 -V/U, ठीक है, -V/U। ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है जी। और ये होगी हमारी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी, और ये होगी हमारी किसकी? वस्तु की दूरी, ठीक है दोस्तों। तो जरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, या तो इस पर ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर क्या पूछा जाएगा? यहां से कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल किस कंडीशन में निकालेंगे वो मैं पहले ही फॉर्मूले डिस्कस कर चुका हूं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं। अगर मेरे पास कोई कमेंट्स आता है कि भाई हमें न्यूमेरिकल भी करवाने भाई हैं, तो न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, अदरवाइज थ्योरी तो पढ़ा ही दी जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाइट का, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो 6 इमेज जो पढ़ाई गई हैं अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।